नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। लाइट का ये छठवां सेक्शन है, यानी प्रकाश के परावर्तन में छठवां लेक्चर है। इससे पहले शायद मैं 5 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ, छठवां लेक्चर ही होगा। तो चलिए देखते हैं आज का जो टॉपिक होगा। हम लोग लेंगे फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध यानी रिलेशन बिटवीन फोकल डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस चीज़ को आज हम लोग समझेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसमें हम लोग देखेंगे फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में जो संबंध है, इसी चीज़ को हम लोग समझेंगे। चलिए देखते हैं फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। 3 केस होते हैं दोस्तों, दो केस होता है इसमें। एक अवतल के लिए होगा, फिर उत्तल के लिए होगा, यानी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में तो पहले हम लोग प्रूफ करेंगे किसमें, अवतल दर्पण में। तो चलिए बिना देर किए हुए फिगर को बनाते हैं, फिर फिगर की सहायता से ही प्रूफ किया जाता है। तो देखिए ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये पी हो गया। पालिश कहाँ होगा, बाहर की तरफ। तो ये हो गया अवतल दर्पण। अगर आप डायरेक्ट वीडियो ये देख रहे हैं तो इसको देखने से पहले वाले लेक्चर को देखें, फिर क्लियर होगा सारी चीज़ें। अगर पार्टिकुलर वाइज सारी चीज़ों की जानकारी आप चाहते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ से कोई प्रकाश किरण गया, मुख्य अक्ष के समांतर कहाँ से होकर जाता है दोस्तों, फोकस से होकर जाता है। अब देखिएगा यहाँ से हमने एक किरण बना दिया। क्या बनाया, आप ध्यान रखिएगा, ए बी, ये है ए, ये है बी, और ये है पॉइंट फोकस से होकर जाएगा तो एफ। अब हम नॉर्मल खींचते हैं, अभिलंब। जैसा कि आपको पता है कि मैं परावर्तन के नियम से जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल 90 डिग्री के एंगल बनाता है दर्पण से, और जो अभिलंब होता है यानी नॉर्मल को ही अभिलंब बोलते हैं। तो ये अभिलंब हमेशा वक्रता केंद्र सी से होकर जाता है। आप कोई भी वक्रीय पृष्ठ लीजिए, उसमें नॉर्मल खींचे यानी अभिलंब खींचेंगे तो वह कहाँ से होकर गुजरता है, वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है, जिसको हम सी कहते हैं। इस तरीके से कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गया, कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से। फिर हमने नॉर्मल खींचा तो ये कहाँ से होकर गुजरेगा, वक्रता केंद्र से। और जैसा कि आपको पता है कि ये हो गई आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण, आई। इसको आई कहते हैं। और ये डैश वाली लाइन जो अभिलंब है, और ये जो है आप देख रहे हैं BF वाली लाइन परावर्तित किरण, इसको बोलते हैं आर। इसको क्या बोलते हैं, आई। और ये आई हो गया और ये आर हो गया। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आई और ये हो गया आर। तो अब चित्रानुसार अगर आपको लिखना है तो आप डायरेक्ट, मैं इसको प्रूफ करूंगा। अगर आपको चित्रा लिखना है तो आप मान सकते हैं कि माना M1 और M2 एक दर्पण है, गोलीय दर्पण है, एक गोलीय अवतल दर्पण है, जिसमें कोई समांतर रेखा ए बी जाती है, परावर्तित होकर कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से। यहाँ नॉर्मल क्या है, एक सी बी है, आपतन कोण आई है तथा परावर्तन कोण क्या है, पी है, जिसे चित्रानुसार दिखाया गया। तो आप इतना मानने से अच्छा है कि सारी चीज़ें फिगर में दिखाई गई है, आप डायरेक्ट इसको प्रूफ करें। आपको पता ही है कि ये भी पैरेलल लाइन है, फोकस से होकर गुजरी एफ। यहाँ डैश वाली लाइन हमने नॉर्मल खींचा, अभिलंब खींचा, और ये अभिलंब हमेशा वक्रता केंद्र से होकर जाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, लिखेंगे चित्र से, सारी चीजें चित्र से ही निकालेंगे। जैसा कि आपको पता है परावर्तन के नियम से लिखेंगे, परावर्तन के नियम से। और जैसा कि आपको पता है कि परावर्तन का रूल क्या कहता है दोस्तों, एंगल आई इक्वल्स टू क्या होगा, कोण आई बराबर क्या हो जाएगा, कोण आर। और बताइए कोण आई को क्या लिख सकते हैं, ए बी सी। आई वाला एंगल क्या हो सकता है, ए बी सी। तो लिखेंगे एंगल ए बी सी बराबर, अब देखिएगा ये आर है तो सी बी एफ, एंगल सी बी एफ। देखिए आई को क्या लिख सकते हैं, परावर्तन के नियम से आई आर के बराबर होता है, तो ए बी सी बराबर एंगल सी बी एफ। ये हो गया, इसको आप इक्वेशन 1 कर दें।
अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये ए बी एक लाइन है और ये जो आप देख रहे हैं ये वाली मुख्य अक्ष वाली लाइन, यानी ये दो लाइन। थोड़ा सा मैं इस फिगर को चेंज कर रहा हूँ, इसको आप थोड़ा सा आगे बढ़ा दें ताकि आपको पता चले। ये बी पॉइंट है, फिर मैं इस डैश वाली लाइन को मिटाऊंगा। तो देखिए ये दोनों लाइनें पैरेलल जा रही हैं और पैरेलल लाइन को, इस डैश को भी थोड़ा सा मैं बढ़ा रहा हूँ, इसको नॉर्मल को, तो ये आगे गया और इसको भी आप आगे बढ़ा दें ताकि आपको पता चले। तो ये जो समांतर रेखा है इसको एक लाइन क्या की है, कट की है। तो जब कट करेगी लाइन तो इसके एकांतर कोण यानी ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। यानी ये एंगल इसके बराबर होगा, क्योंकि जब दो समांतर रेखा यानी ये ए बी, आप कह सकते हैं ये बी पॉइंट है ना, इस ए बी और सी पी ये जो है लाइन जा रही है, इसको एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो लिखेंगे चूंकि एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी एफ सी, एंगल बी एफ सी इक्वेशन क्या हो गया 2। और ये दोनों आपस में कैसे बराबर होंगे, परावर्तन एकांतर कोण से। ये किससे होंगे, एकांतर कोण से। तो आप लिख सकते हैं कि ये एकांतर कोण से आपस में बराबर होंगे। अब जैसा कि आपको पता है कि समीकरण 1 व 2 को अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट इक्वल है, यानी समीकरण 1 और 2 में बाएं पक्ष इक्वल है तो राइट भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ले लीजिए समीकरण 1 व 2 से, यानी समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर। तो चलिए तुलना कीजिए, तुलना करने पर। तो जब आप इसकी तुलना करेंगे तो एंगल क्या हो जाएगा दोस्तों, एंगल आप ले लेंगे सी बी एफ इक्वल्स टू एंगल बी सी बी एफ सी, ये हो गया। तो यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिल गया, एंगल सी बी एफ बराबर एंगल बी सी एफ सी। अब थोड़ा सा मिला लेते हैं। ये बताइए एंगल क्या है, सी बी एफ है, सी बी एफ ये हो गया, और एंगल बी एफ सी, तो बी एफ सी, तो ये आ गया है। एक सेकंड, यहां से हम लोग क्या लिखे हैं कि ए बी सी इक्वल होगा बी सी एफ, ये इक्वल होगा ना, सॉरी देखिएगा इसमें एकांतर कोण में देखेंगे तो ए बी सी इक्वल होगा किसके, थोड़ा सा चेंज कीजिए, बी सी एफ के, एंगल बी सी एफ के इक्वल होगा। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखेंगे तो लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगा, सी बी एफ इक्वल्स टू एंगल बी सी एफ। थोड़ा सा गलती हो गया था, बी सी एफ, तो अब सही हो गया। अब बताइए कि इसमें यह एंगल क्या आ रहा है, बी वाला एंगल आ रहा है, यानी क्या आ रहा है यहाँ से, सी कहाँ है, सी बी एफ बराबर बी सी एफ, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर है। और जैसा कि आपको पता है कि किसी त्रिभुज में सी बी एफ एक प्रकार का त्रिभुज बन रहा है, किसी त्रिभुज में जब दो कोण आपस में बराबर हैं तो उनके आमने सामने की भुजाएं भी क्या होती है दोस्तों, इक्वल होती है। यानी ये एंगल इसके बराबर है तो इसके सामने की भुजा क्या है, ये है, और इस कोण के सामने की भुजा क्या है, ये है। तो ये बताइए बी एंगल कहाँ आ रहा है, यहाँ है ना, यानी सी बी एफ, तो सी बी एफ, तो सी बी एफ यानी बी के सामने की भुजा क्या है, सी एफ, यानी इस तरीके से ये लिख दोगे सी एफ बराबर, अब देखिए बी सी एफ, तो इसके सामने की भुजा कौन सी है, इसके सामने की भुजा क्या है, बी एफ, तो ये हो गया बी एफ। तो लिख सकते हैं चूंकि किसी त्रिभुज में ये प्रमेय होता है, किसी त्रिभुज में बराबर कोण के सामने की भुजा, बराबर कोण के सामने की भुजा सदैव आपस में बराबर होती है, बराबर होती है। इस प्रमेय को आप समझिए, किसी त्रिभुज में अगर दो कोण आपस में बराबर हैं तो बराबर कोण के सामने की भुजा क्या होती है, बराबर कोण के सामने के आमने सामने की भुजाएं भी क्या होती है, सदैव आपस में बराबर होती है। तो इस तरीके से सी एफ यानी बी के सामने का एंगल कौन है, सी एफ, और सी के सामने का एंगल कौन है, बी एफ, दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। इसको आप कर दें क्वेश्चन नंबर 3। इतना तक तो आपको क्लियर हुआ होगा।
चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं और भी प्रूफ करते हैं, इसको समझते हैं कैसे अब होगा। कि अब मानेंगे कि ये जो दर्पण आपको M1 M2 दिख रहा है, इसका द्वारक क्या है दोस्तों, अत्यंत छोटा है। मानेंगे कि चूंकि दर्पण M1 M2 का द्वारक अत्यंत छोटा है, अत्यंत छोटा है। अब बात आ गई कि देखो द्वारक जब छोटा होगा, यानी ये जो मुंह आपको दिख रहा है M1 M2 का, ये खुला हिस्सा ये काफ़ी छोटा होगा, तो उस केस में ये B वाला पॉइंट कहाँ शिफ्ट करेगा, ये जितना ही छोटा होगा यानी ये B वाला पॉइंट कहाँ आ जाएगा दोस्तों, नीचे होगा। यानी लगभग B कहाँ होगा, अगर दर्पण का ये मुंह काफ़ी छोटा होगा तो लगभग ये B वाला पॉइंट कहाँ आ जाएगा, P पर आएगा। चलिए देखते हैं इसमें। तो जब दर्पण का ये M1 M2 का द्वारक अत्यंत छोटा होता है तो उस स्थिति में ये पॉइंट B कहाँ आ जाता है, P के पास में, यानी यह B पॉइंट लगभग आ जाता है P में। तो उस केस में आप कह सकते हैं कि जैसे ही B पॉइंट P के पास आएगा, यानी जो BF है वो किसके बराबर हो जाता है दोस्तों, PF के। जैसे आप कल्पना करें कि ये वाला पॉइंट B शिफ्ट होकर ऊपर से, इसको अब मैं मिटा दे रहा हूँ, इसका कोई काम नहीं इधर भी। जब B पॉइंट यहाँ आ गया, कल्पना करें कि ये, अब यहाँ पर लंब डालिए आप, तो अब अगर आप डालोगे तो B पॉइंट जैसे ही ये नज़दीक आया तो यहाँ से क्या था, P के उतना ही पास आ गया। यहाँ अगर B लाओगे तो और भी लंब डालोगे तो ये क्या होगा, और भी B वाला जो लंब है, ये वाला हिस्सा है, कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। अब देखो अगर ये और भी पास होगा तो ये क्या आ रहा है, इसका मतलब कि ये B वाला पॉइंट जैसे जैसे नीचे आ रहा है, ये नीचे वाला जो डिस्टेंस है वो कहाँ शिफ्ट हो रहा है, P की तरफ शिफ्ट हो रहा है। यानी जब दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा होगा तो उस केस में B जो होगा P के अत्यंत निकट होगा। उस स्थिति में हम लोग ये कह सकते हैं कि जो BF है, यानी BF है वो किसके बराबर होगा, PF के बराबर होगा। तो दर्पण M1 M2 का द्वारक अत्यंत छोटा है, अतः बिंदु B P के अत्यंत निकट होगा। तो अब पता ही हो चुका होगा कि जब निकट होगा तो उस केस में आप कह सकते हैं कि BF बराबर क्या हो जाएगा, PF। ये इक्वेशन आप कर दें क्या, 4। अब देखिए BF किसके बराबर हो गया दोस्तों, PF के बराबर हो गया। तो ये बताइए कि इस तरीके से लिख लीजिएगा, PF किसके बराबर होगा, BF के इक्वल होगा। तो अब देखिए समीकरण 3 व 4 से आप देखें, समीकरण 3 व 4 से, तो समीकरण 3 व 4 में आप देख रहे हो कि राइट इक्वल है, BF इक्वल है। यानी आप कह सकते हैं कि CF इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CF किसके बराबर होगा, PF के, क्योंकि BF PF इक्वल है तो CF किसके बराबर हो गया, PF के। अब बताइए CF हो गया, PF के इक्वल हो गया। तो अब आप देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि CF किसके इक्वल हो गया, PF के इक्वल हो गया। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग दोनों तरफ। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ये इक्वेशन नंबर आप 5 कीजिए। दोनों तरफ PF जोड़ने पर जब आप दोनों तरफ PF जोड़ दोगे तो CF और प्लस क्या हो जाएगा, PF इक्वल्स टू PF प्लस PF। तो ये बताइए CF अब प्लस PF मिलकर क्या बनेगा, टोटल CF प्लस PF मिलकर क्या बनेगा, CP, और ये क्या हो जाएगा 2PF। इसलिए तो यहाँ से CP किसके बराबर होगा, 2PF के। इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, PF किसके होगा, CP/2। यानी ये जो PF है वो क्या हो जाएगा, टोटल CP/2। और जैसा कि आपको पता है, अब फिगर में हम लोग दिखा देते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, F बोलते हैं, फोकस दूरी। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, R, वक्रता त्रिज्या। तो अब बताइए PF की जगह क्या होगा, PF का मान F है और ये क्या है, CP क्या है, R है। तो फोकस दूरी क्या हो गई, वक्रता त्रिज्या की आधी। तो चलिए मैं दिखा दे रहा हूँ,
इसलिए आप लिख सकते हैं यहाँ पर पी एफ की जगह क्या लिख सकते हैं, पी एफ की जगह एफ और ये क्या हो गया r/2। तो यही प्रूफ करना था इक्वेशन नंबर 6। तो इस तरीके से दोस्तों ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा अवतल दर्पण में। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। तो अगर फिर भी कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके आगे जो है अगला सेक्शन आएगा। थैंक्स। ओके।